नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक बार फिर से एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय हमारा चल रहा है प्रैक्टिस सेट, जिसका आज सेट नंबर 4 होने वाला है। इसके पहले हमने 3 सेट कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, इस सेट में इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए। इसमें हमने जो रखा है क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, दोनों को मिलाकर बनाया गया है। तो आप लोग वीडियो पर पूरा बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें मेरे भाई, बीच का छोड़ में मत भागें। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आज का हमारा पहला सवाल जो है दिया है, इनमें से किस यौगिक को क्लोरीन से उपचारित किए हुए जाने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो क्वेश्चन में पूछने का मतलब ये है कि इसमें से हमको किसमें क्लोरीन प्रवाहित करना है जिसमें क्या हो, हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाए। तो हमने आपको इसके पहले जो पहला वाला प्रैक्टिस सेट करवाया था, तो उसमें बताया था बाकायदा कि कैसे हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे उत्पादित किया जाता है, इस बात पर पूरा चर्चा किए थे। तो देखिए, कैसे हमें मिलता है, जब हम लोग बुझे हुए चूने में, बुझे हुआ चूना का मतलब क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। जब बुझे हुए चूने में हम लोग क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं ऐसे, तो हमें क्या मिलता है, CaOCl2। ठीक है, ये किसका सूत्र है मेरे भाई, ये है ब्लीचिंग पाउडर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। और हमने ये भी बताया था आपको इससे क्या क्या कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। ये हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और हमें क्या मिल जाता है, H2O पानी। इसको आप सब जानते होंगे। ठीक, तो मतलब इस तरीके से हमने आपको पूरा हल करके बताया था उस दिन। तो यहाँ पे देखिए, अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा। इसमें तो देखिए कहीं पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा भी नहीं गया है। तो हम यहाँ ऑप्शन क्या चुनेंगे, अपना बुझा हुआ चूना, क्योंकि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, जिसे CaOH होल ट्वाइस कहा जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका फार्मूला क्या होता है, CaCO3। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खड़िया। इसे ही खड़िया बोला जाता है या फिर इसे ही संगमरमर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, हमसे पूछ लेता है एग्जाम में, संगमरमर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अनबुझा चूना जो दिया है, जिसे हम लोग खरीद कर लाते हैं। जब दीवार की हमें पुताई करना होता है तो हम लोग चूना खरीद के लाते हैं मेरे भाई। तो वो बुझा क्या, वो अनबुझा चूना उसी को बोला जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी को जब हम लोग पानी में डाल देते हैं तो जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ये CaOH वोल्टाइज। तो इसे ही पुताई किया जाता है, जिसे हम लोग बुझा चूना कहते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए कैल्शियम क्या है, कैल्शियम एक तत्व है। तो इतना चीज आप लोग ध्यान रखिए। एक ही क्वेश्चन में देखिए हमने आपको कितना क्वेश्चन बता दिया है। इसी तरीके से हम पूरा सेट करने वाले हैं, तो वीडियो पर पूरा पूरा बने रहे मेरे भाई। अगर वीडियो आपको बाद में अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो दिया है, कह रहा है विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो हमारे पास है, क्या दिया गया है, दिया है न्यूटन। तो आप सबको पता है न्यूटन किसका मात्रक होता है, आप कहेंगे बल का मात्रक होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। ठीक, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, और देखिए ये कैलोरी दिया है। ये दोनों किसका मात्रक है, ऊर्जा का। ठीक है, किसका मात्रक है, ऊर्जा का। और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या हमारे पास है, वाट। वाट को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति का मात्रक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, वाट, जिसे हम लोग जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है, जिसे हम लोग शक्ति का मात्रक भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, वाट। तो ये आप याद रखिए, आप इसे भी याद रखिए और इन दोनों को भी याद रखिए। कैलोरी जो है ये CGS मात्रक होता है ऊर्जा का, और जूल जो है SI मात्रक में बोला जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हमसे पूछा गया है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब भी मतलब किसी को HIV होता है तो उसमें क्या है, तो उसका शरीर वायरस से लड़ने के लिए HIV एंटीबॉडी नामक विशेष प्रोटीन बनाता है। ये एंटीबॉडी संक्रमण के कुछ हफ्तों से लेकर
महीने के भीतर पाए जा सकते हैं, ठीक है। और लगभग 1 साल बाद ये एंटीबॉडी निश्चित रूप से पूरे शरीर में मौजूद होते हैं। तो इनमें देखिए, अब पहला ऑप्शन जो हमें दे रखा है क्या कह रहा है, रक्त कणिकाओं की संख्या कम द्वारा। तो मेरे भाई ये भी एक लक्षण हो सकता है, अगर किसी को एचआईवी से कोई ग्रसित है तो उसके अंदर ये एक लक्षण ये हो सकता है। वजन में कमी और थकान ये भी एक लक्षण हो सकता है, ठीक। और निरंतर बुखार, तो निरंतर बुखार भी मतलब उसे रह सकता है, क्योंकि जब भी किसी को एचआईवी से संक्रमित होता है जब कोई, तो उसके शरीर में जो डब्ल्यूबीसी होता है ये बनना बंद हो जाता है, ठीक। तो डब्ल्यूबीसी जब बनना बंद हो जाएगा तो कोई भी संक्रमण होगा हम मतलब हमें हो जाएगा, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई रहता नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे जो हमसे पूछा गया कैसे पता चलेगा, ठीक है, कैसे पता चलेगा किसी को 1 वर्ष से है, तो अभी हमने आपको क्या बताया, उसके शरीर में एंटी एचआईवी बनने लगता है, ठीक है। एंटीबॉडी एक प्रोटीन होता है, तो हम लोग एंटी एचआईवी कहते हैं। जब एचआईवी का टेस्ट कराना होता है, इसी का टेस्ट भी कराया जाता है, ठीक। तो इससे बिल्कुल कंफर्म रहेगा, क्योंकि ये सब लक्षण जो है और किसी बीमारी में भी हो सकता है भाई। वजन की कमी हमें किसी और दूसरी बीमारी में भी हो सकता है। बुखार हमें डेंगू हो गया बुखार, या फिर टाइफाइड जो चलता है वो भी 1 महीने तक, 1 आध 2 महीने तक हो सकता है। तो ये दूसरी बीमारियों में भी ये लक्षण हो सकता है, लेकिन ये वाला लक्षण जो है इसमें एंटी एचआईवी बॉडी एंटीबॉडी द्वारा ये क्या है, केवल एचआईवी में ही हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला सवाल जो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर से बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन, मृग दिया है, जूं दिया है, मशरूम और अमीबा, हमारे पास ये 4 प्रकार के ऑप्शन हैं। तो देखिए इसमें मृग का मतलब क्या होता है, हिरन, ठीक है। मृग का मतलब हिरन, और हिरन को आप सब जानते हैं, हिरन घास खाता है और घास को कहाँ से चबाना शुरू करता है, अपने मुंह से, अपने मुंह से चबाना शुरू करता है। और जो जाके उसका पाचन होता है उसकी हथड़ियों में, मतलब आंत में, छोटी आंत बड़ी आंत जो भी होती है सब मिलाकर उसका पाचन होता है। तो कुल मिला के इसका पाचन जो होता है ये आंतरिक पाचन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, आंतरिक पाचन। अब देखिए दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, जूं। जूं जो है एक प्रकार का परजीवी होता है, आप सब जानते होंगे। परजीवी का मतलब जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता हो, जैसे जू हमारे बालों में जब हमारे सर पर पड़ जाता है सर में, तो क्या करते हैं, हमारे खून चूस लेता है। लेकिन ये खून चूसने के बाद उसका भी पाचन कहाँ होता है, उसके अंदर जाकर, मतलब आंतरिक पाचन इसमें भी होता है, ठीक है। भले ये परजीवी है लेकिन इसका जो पाचन होता है ये भी आंतरिक पाचन ही होता है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास क्या है, मशरूम। अब यही मशरूम में जो क्या होता है, मशरूम, पहली बात तो ये कवक होता है एक प्रकार का, ठीक है। मशरूम क्या होता है, एक प्रकार का कवक होता है। और कवक में पाचन की प्रक्रिया जो है अन्य जीवों से थोड़ा अलग होती है। वे अपने भोजन को पचाने के लिए कुछ एंजाइम बाहर से मतलब स्रावित करते हैं, और एंजाइम जैसे जो भी कार्बनिक पदार्थ होता है उसको वहीं पे बाहर, मतलब बाहर बाहर ही तोड़ने लगते हैं। तो एक बार जब भोजन टूट जाता है तो मशरूम क्या है, उसे अपने अंदर ले लेता है। तो कहने का मतलब मशरूम जो है ये भोजन को बाहर से ही पचाना स्टार्ट कर देता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मशरूम वाला, ठीक है। क्योंकि मशरूम में क्या है, ये बाहर ही एंजाइम निकालता है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने लगता है। इसीलिए मशरूम क्या है, ये बाहर से ही पाचन स्टार्ट कर देता है। अब देखिए चौथा ऑप्शन हमारे पास जो है ये क्या है, अमीबा। अमीबा में क्या होता है, अमीबा, एक पहली बात तो ये एक कोष की जीव है और इसका शरीर कोई निर्धारित नहीं होता है। देखिए अमीबा ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक। अब अमीबा को जैसे भोजन करना है तो यहाँ पे ऐसे हल्का सा ऐसे खोलेगा अपना मुंह, कोई भोजन आएगा इसके अंदर ऐसे घुट जाएगा और ये पूरा मुंह ऐसे बंद कर लेता है। फिर इसका पाचन जाके आंतरिक, मतलब आंतरिक पाचन कुल मिला के इसमें भी होता है। और अमीबा कहीं से भी अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, यहाँ से जिधर देखेगा भोजन उधर ही ऐसे फैलाएगा, ऐसे मुख बना लेगा, उधर भोजन आएगा अंदर और बंद कर लेगा, ठीक है। तो अमीबा में भी लेकिन पाचन कैसा होता है, आंतरिक पाचन होता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, मशरूम। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखिए हमारा अगला सवाल जो है, देखिए कोई छूट तो नहीं गया, नहीं।
अब हमारा अगला सवाल जो दिया है, जब कोई छात्र दूध में नींबू मिलाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से संबंधित सवाल है। तो देखिए, जब दूध में नींबू का रस हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, जब दूध में नींबू का रस मिलाएंगे तो भाई आप लोग पता है नींबू में क्या होता है, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड। ये भी आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में सीधे डायरेक्ट पूछ लेता है इनमें से किसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, या फिर पूछ लेगा कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड, ठीक। और जब हम लोग दूध में क्या करते हैं, नींबू मिलाते हैं, मतलब उसमें कुल मिला के हम लोग साइट्रिक एसिड ही मिलाते हैं, तो दूध में मौजूद केसिन प्रोटीन, केसिन भाई दूध में ये भी पूछा जाता है, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन, ठीक है। तो दूध में मौजूद जो केसिन प्रोटीन होता है उसके साथ ये अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके क्या होता है, जम जाता है। आप लोग भी अपने घर में देखते होंगे, अगर दूध को हमें फाड़ना हो तो हम लोग क्या कहते हैं, उसमें नींबू मिला देते हैं, ठीक है। ऐसे ही तो हम लोग जब उसमें नींबू मिलाएंगे तो क्या होता है, नीचे जम जाता है, और यही एक अवक्षेप होता है। मतलब जम जाने का मतलब क्या भाई, इसे ढोक्का की तरह हो जाता है, तो यही एक प्रकार का क्या कहलाता है, अवक्षेप होता है। तो अगर इन दोनों को मिलाने से, ठीक, दूध और साइट्रिक एसिड मिलाने से अवक्षेप मिल रहा है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये एक प्रकार की अवक्षेपण अभिक्रिया होगी, ठीक है। अब आप देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन में क्या होता है, जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व होता है वो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को हटाकर खुद उसके स्थान पर आ जाता है, तो ये वो कहलाता है वो विस्थापन अभिक्रिया। तो ये तो हो नहीं सकता। जल अपघटन ये भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जल दो टुकड़ों में टूट जाएगा। संयोजन अभिक्रिया ऐसा भी नहीं होता है कि दूध में नींबू डालने से दोनों एक ही में मिल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो दूध क्या है, फट जाता है और फटकर जम जाता है, वही अवक्षेप का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। ये चीज आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा अगला सवाल जो दिया है निम्न में से कौन सा वृद्धि, वृद्धि मतलब ग्रोथ के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है। तो मेरे भाई आप लोग ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि प्रोटीन हमें किसमें मिलता है, दालों से। तो हमारा सही बात, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दाल। अब इसमें और ऑप्शन देखिए दिया है, सेब, पत्तेदार सब्जियां, खाद्यान्न। खाद्यान्न का मतलब जैसे कि हम लोग खाते हैं चावल, रोटी। तो इन सब चीज़ों में हमें क्या मिलता है, चावल रोटी में क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट हमें मेन रूप से मिलता है। क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमें मेन रूप से मिलता है, ठीक है भाई। चावल और रोटी में हमें कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा बहुत शुगर, ये सब मिलता है। पत्तेदार सब्जियां खाने से हमें क्या मिलता है, विटामिन, विटामिन मिलता है, जैसे विटामिन ए, बी, ठीक है, सी। सेब में आयरन की मात्रा पाई जाती है अधिकतर, भाई शुगर तो होता है लेकिन आयरन भी पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमें ये मिलता है, लेकिन हमें प्रोटीन कहाँ मिलता है, दालों में, ठीक। जैसे अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन दाल में हमें मेन रूप से प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखिए हमारा अगला सवाल जो दिया है, क्या कह रहा है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या होता है। हमसे यहाँ पे पूछ लीजिए क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो अब देखिए, अगर आप लोग जानते होंगे कोलाइडी विलयन क्या होता है, तो आपको ये चीज क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए कोलाइडी विलयन सबसे पहले तो समझते हैं क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा, दूध ही मान लीजिए, ठीक। अब आपने मान लीजिए आपके घर में दूध रहा है, तो दूध में आप बहुत से कण उसमें मिले होते हैं, ठीक। जैसे उसमें क्रीम मिला होता है, मेन रूप से क्रीम होता है, और उसमें बहुत से चीज़ होते हैं। लेकिन क्या आपको दिखाई देता है वो सब चीज़, नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो चीज़ मिला होता है उसमें। इसीलिए जब हम लोग जो क्रीम निकालने वाली मशीन है, जब उसे निकालते हैं तो पूरा क्रीम हम लोग निकाल लेते हैं, तो वो चीज़ हमको दिखाई नहीं देता। तो दूध एक प्रकार का क्या होता है, कोलाइडी विलयन होता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप, दूध एक प्रकार का क्या है, कोलाइडी विलयन है। ऐसे ही जो मतलब हवा है, ठीक है, हवा है, ये भी क्या होता है, इसमें भी बहुत से कण, जैसे धूल कण,
कई प्रकार की गैसें इसमें मिली होती हैं। तो हवा भी एक प्रकार का क्या होता है, कोलाइडी विलयन होता है। ठीक है, हवा भी एक प्रकार का क्या है, कोलाइडी विलयन है। तो अब प्रकाश प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, बिखराव। ठीक है, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, बिखराव होता है। तो अब देखिए इसमें हमसे पूछ रहा है कि परिघटना से क्या होता है। तो इसमें देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अभी आप लोग खुद आंसर बता देंगे। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए है, जब कोई प्रकाश की किरण हम लोग मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले आते हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए अभिलंब होता है, अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण हम लोग सघन से विरल माध्यम में ले जाते हैं और क्रांतिक कोण को पार कर जाता है, क्रांतिक कोण देखिए 90 डिग्री होता है यहाँ से यहाँ तक, क्रांतिक कोण को पार कर जाता है, तो उसका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब सघन से आया है और सघन से ही वापस लौट जाता है। तो बताइए इसमें कहीं कोलाइडी का नाम आया है, नहीं आया, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, जैसे जब हम देखिए, जब कमरा है, आपके कमरे से कहीं आप लोग देखते होंगे कहीं से अगर छेद होगा हल्का सा और कमरा बंद है, दिन में, दिन के टाइम में अगर मान लीजिए कमरा बंद है, छेद हल्का सा, तो आप लोग क्या देखें, जब वहां से रोशनी आती है तो हमें धूल के कण जो है आपस में दिखाई देते हैं। ठीक है, धूल के कण ऐसे दिखाई देते हैं और उन्हीं धूल के कणों से टकरा कर जो प्रकाश है हल्का फुल्का कमरे में भी फैल जाता है। तो वही प्रभाव क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव मेरे भाई कहलाता है। ठीक है, ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि वही प्रभाव क्या कहलाएगा, टिंडल प्रभाव। और जो टिंडल प्रभाव, प्रकाश का प्रकीर्णन, यही जो बिखराव होता है, यही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये चीज आप लोगों ने महसूस किया होगा, देखा भी होगा। जैसे आपका कमरा है, बंद कमरा है, उसमें दिन में अगर आप देखें कहीं से हल्का सा प्रकाश आ रहा होगा, तो उसी प्रकाश, वो प्रकाश जो आ रहा है वो तो सीधा निकल जाना चाहिए उससे, और कहीं भी उजाला नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे जो हवा है, हवा में धूल कण मिले होते हैं, और आपको धूल कण हो सकता है उसमें प्रकाश में भी दिखाई भी देते होंगे हल्का फुल्का, तो उन्हीं प्रकाश से टकरा कर जो ये प्रकाश है हल्का फुल्का फैल जाता है इधर उधर, तो वही प्रभाव क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव। ये प्रभाव आप लोग मतलब जो है दूध में भी अगर बैटरी बाल जला के देखेंगे तो वहां पे भी आपको दिखाई देगा। ठीक, अब देखिए चौथा ऑप्शन हमारे पास जो है प्रकाश का अपवर्तन, तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है, जैसे कि शीशे में। ठीक है, जैसे कि शीशा है तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का अपवर्तन दिखाई देता है। तो ये चीज यहाँ पे हो गया है। और देखिए हमारे पास क्या है, वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण हमें कहाँ पे दिखाई देता है, जब प्रकाश जैसे हम कहीं पे डालते हैं, जैसे इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष कौन सी परिघटना कहलाती है, वर्ण विक्षेपण की परिघटना, जिसमें प्रकाश जो है 7 रंगों में बिखर जाता है, तो क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। तो मेरे भाई यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, वो टिंडल प्रभाव। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए चारों ऑप्शन हमने आपको समझाकर बता दिया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा अगला सवाल जो दिया है पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जा सकता है। तो ये चीज आप लोग भी बता सकते हैं। देखिए जब पुराना जो जाइलम होता है पेड़ में होता है, पहली बात जाइलम कहाँ होता है, ये लोग पेड़ में होते हैं। ठीक है, पौधों में जाइलम कहाँ पाया जाता है, पौधों में। ठीक, और ये जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम जो है जैसे जो जड़ों से जल होता है, तो जल को मतलब पेड़ों में हर भाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। और यही जाइलम जो है, जो इसमें मतलब गोंद वगैरह है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि पेड़ से निकलता है अपने आप, है ना, जो पेड़ से निकलता है अपने आप, तो यही चीज है जाकर वहां पे जम जाता है। तो कहाँ पे जमता है, ये रेजिन नाम और गोंद के रूप में। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिए। अब भी देखिए इसमें वृद्धि संबंधक पदार्थ ये तो हो नहीं सकता है, यूरिक अम्ल ये भी नहीं होगा, अमोनिया यूरिया अमीनो अम्ल ये सब क्या दिया है। ठीक है, तो ये किसके रूप में संग्रहित करता है, रेजिन और गोंद के रूप में। आप लोग भी देखे होंगे पेड़ में, अभी अगर आप पेड़ में से देखेंगे कभी कभी तो उसमें गोंद टाइप कुछ निकला रहता है। ठीक है, तो वही होता है, वो जाइलम से ही निकलता है, जाइलम उसको संग्रहित करके रखा होता है।
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हमसे यहाँ अगला सवाल क्या पूछ रहा है, सल्फर का परमाणु क्रमांक और संयोजकता क्रमशः क्या होती है। तो ये चीज़ तो आपको मेरे भाई आपको याद रखना होगा। क्यों? सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 16। अगर हम इसको ऐसे तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, जैसे देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर दूसरी में 8 और तीसरी में 6। अब यहाँ पे देखिए इसके बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। जो कि इसका अष्टक पूरा करने के लिए हमें कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। तो इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। क्योंकि देखिए अब भाई 6 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, तो हम 6 किसी को देंगे तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए क्या करता है सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेता है, तो इसका अष्टक जो है पूरा हो जाता है। तो इसकी संयोजकता भाई कितना हो जाएगी? 2। ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? 16 और 2। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हमारा अगला सवाल जो दिया है क्या है, कह रहा है उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को किस नाम से जाना जाता है जिनमें एक से अधिक द्विबंध होते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, देखिए हाइड्रोकार्बन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आप देखिए यहाँ पे बना देते हैं हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है संतृप्त, एक कौन होता है? संतृप्त, और एक होता है असंतृप्त। ये क्या होता है? असंतृप्त। ठीक है। तो देखिए जो संतृप्त होता है, कहने का मतलब इसमें केवल एक बॉन्ड होता है, जैसे CH4। इसका जो फार्मूला होता है CnH2n+, ये इसका फार्मूला भी होता है। ठीक है। n का मतलब नंबर, कितने नंबर में कार्बन है। अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो ऐसे सिंगल बॉन्ड इसमें लगा होता है। इसे एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे। और इसे हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? एल्केन। किस नाम से बुलाते हैं? एल्केन। इसके बाद जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। इसमें एक होता है डबल बॉन्ड, जिसमें होगा वो कहलाएगा एल्कीन। डबल बॉन्ड वाला क्या कहलाएगा? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या कहलाता है? एल्काइन। ठीक है। क्या कहलाता है? एल्काइन। और डबल बॉन्ड वाले फार्मूला क्या होता है? CnH2n। और ट्रिपल बॉन्ड वाले फार्मूला होता है CnH2n-। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए इसमें हमसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को किस नाम से जाना जाता है। तो भाई कीटोन दिया है, ये होगा नहीं। अम्ल दिया, ये होगा नहीं। एल्केन जो होता संतृप्त होता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे डी लगाना था ऑप्शन, इसको ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या? एल्कीन। और कोई इसके सिवा यहाँ पे हो नहीं सकता है। ठीक। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हमारा अगला सवाल जो दिया क्या कर रहा है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो मेरे भाई हमने इसके पहले जो सेट करवाया था उसमें भी आप लोग बताया था कि पहली बात तो हम लोग कौन सा, धामन सोडा। ठीक है। धामन सोडा और ये खाने वाला सोडा के बारे में आप लोग बात किए थे। तो देखिए यहाँ पे जो NaCl है ये क्या होता है? नमक होता है। आप सबको पता है, ये चीज़ आप लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब यहाँ पे NaCO3, इसको क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक। यह क्या कहलाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे ही हम लोग मीठा सोडा या फिर खाने वाला सोडा कहते हैं। ठीक। मीठा सोडा या फिर इसे हम लोग खाने का सोडा भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। तो भाई जल की अस्थायी कठोरता दूर करना मतलब हम लोग कपड़ा जब धुलाई करते हैं तो जल में कठोरता पाई जाती है, एक होती है अस्थायी, एक होती है अस्थायी। तो मीठा सोडा से दूर होगा? नहीं होगा। अब इसमें तीसरा हमारे पास क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, जिसे अभी हम लोग बताए थे कैसे बनता है। ये जो हम लोग बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है।
तो ये तो हो गया ब्लीचिंग पाउडर, इसे लिख लेते हैं ऐसे। तो देखिए इसका काम क्या है, इसका काम जैसे कपड़ा है, आपको उसको कलर, जैसे कलर उड़ाना है, अगर किसी कपड़े का सफ़ेद बनाना है तो वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर, इसीलिए इसका नाम बिरंजक चूड़ भी होता है हिंदी में। कभी कभी ऐसे डायरेक्ट पूछा है बिरंजक चूड़ का सूत्र बताइए, तो बिरंजक चूड़, इसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2। तो यहाँ पे आंसर ये भी नहीं होगा। और तीसरा हमारे पास चौथा जो ऑप्शन क्या दिया है, ये देखिए धावन सोडा का फार्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्या कहलाता है, धावन सोडा, जिसके साथ 10 जल के अणु जुड़े होते हैं, ये कहलाता है धावन सोडा। इसे ही हम लोग जल की अस्थायी कठोरता जो है दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये Na2CO3 इंटू 10H2O। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया है, हमसे क्या कह रहा है कि वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए अब भाई कोई भी प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण में बनता है तो उसमें 6 कंडीशन होती है। आप लोगों को ये चीज़ समझा देते हैं थोड़ा थोड़ा, अभी आप लोगों को आई होप समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये अवतल दर्पण थोड़ा अच्छा सा बना नहीं है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। इधर पॉलिश होता है इसमें उभरे हुए पेस्ट की तरफ। अब देखिए जब कोई, मतलब 6 कंडीशन कौन कौन सी, तो पहले ये जान लीजिए। जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, ठीक, जब प्रतिबिंब अनंत पर होता है तो यहाँ पे इसका देखिए फोकस होता है और इसका यहाँ पे वक्रता केंद्र। जब प्रतिबिंब अनंत पर होता है तो अनंत से आने वाली समांतर किरणें कहाँ पे मिलती हैं, फोकस पर। ये लोग आप लोग जानते होंगे। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है, और छोटा बनता है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। फिर दूसरा कंडीशन ये होता है जब प्रतिबिंब अनंत और यहाँ पे किसके, वक्रता केंद्र के बीच में हो। तब देखिए जब यहाँ पे रहेगा कोई चीज़ तो आएगा ऐसे, हम लोग किरण डालते हैं उस पर, तो ये इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, इसके और इसके बीच में। लेकिन जब वक्रता केंद्र पर कोई चीज़ रखा जाता है, अब देखिए किसी चीज़ का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 किरणों की आवश्यकता होती है। एक हम लोग कहाँ डालते हैं, समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहाँ से होकर लौटती हैं, फोकस से। ये चीज़ आपको पता होगा। नहीं पता है तो हम लोग इसको डिटेल में भी हम पढ़ा सकते हैं, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। और जब फोकस से कोई चीज जाती है तो किधर से लौटती है, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। किधर से लौटती है, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे लौट जाती है। तो ये जो इसका प्रतिबिंब होता है कहाँ पे बनता है, देखिए उल्टा बन रहा है, सीधी बात है, ये इधर है और बन रहा है किधर, इधर, उल्टा बनता है। और जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो कैसा बनता है, वास्तविक। जब भी उल्टा बनेगा, ये चीज ध्यान रखिए, तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। जब भी उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और जब भी सीधा बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ये चीज आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम पोटली मार लीजिए उसमें, ठीक है। जब भी उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, जब भी सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, यही वाला, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोग यहाँ पे चित्र ऐसे रखा है वस्तु, और बन कैसे रहा है, ऐसे उल्टा, और एकदम समान आकार के बनता है, ये भी जान लीजिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वो हमारा अगला सवाल जो दिया है मेरे भाई, दिया है अमीबा और पैरामीशियम द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रियाओं में मूलभूत अंतर क्या होता है। तो देखिए दोनों जो है एक कोष की जीव है, पहली बात। तो अभी हम आपको बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि अमीबा जो होता है, अमीबा का कोई आकार, निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका आकार ये है, अब इसके पास जिधर से भी भोजन आता है उधर से ही अपना आकार ऐसे बदलता है। मान लीजिए यहाँ से भोजन आ रहा है तो ऐसे अपना आकार बदलेगा, इसको यहाँ पे आएगा, कुछ देर बाद इसको ऐसे बंद कर लेगा और अपने अंदर ले लेता है। मान लीजिए इधर से भोजन आ रहा है तो यहाँ से अपना मुंह ऐसे बनाएगा ये, ठीक है। इधर से भोजन आ रहा है, यहाँ से मुंह बनाएगा और धीरे धीरे इसको ऐसे घेर लेता है और अंदर ले लेता है, ठीक। किधर से भी आएगा भोजन, वो क्या करेगा, उधर से अपना मुख खोलेगा और उसे अंदर ले लेता है। लेकिन पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम में ऐसा नहीं होता, ये भी एक कोष की जीव होता है, लेकिन इसमें एक विशिष्ट स्थान होता है। जैसे भोजन करने का मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ से ही ये भोजन ग्रहण करेगा और किधर से भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यही दोनों में मुख्य अंतर होता है कि अमीबा कहीं से भी अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, लेकिन पैरामीशियम में क्या होता है, एक विशिष्ट स्थान होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोस्टोम कहते हैं। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिए, इसको क्या बोला जाता है, साइटोस्टोम।
ठीक है, ये एक विशिष्ट स्थान होता है, यहीं से पैरामीशियम अपना भोजन ग्रहण करता है। तो अब चलते हैं हम ऑप्शन पर। देखिए पहला ऑप्शन हमें क्या दिया है, अमीबा कोशिका के संपूर्ण सतह से और पैरामीशियम केवल एक विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण कर सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है और यही मान के हम लोग चलेंगे, क्योंकि अभी हम आपको बताया भी है। तो हमारा यहीं पे देखिए सही हो जाएगा ये वाला, और पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए पढ़कर बताते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, अमीबा कोशिका के संपूर्ण सतह से और पैरामीशियम अपनी कोशिका की सतह से मौजूद 4 स्थानों से। तो ये गलत है भाई, एक ही स्थान से करता है। वे दोनों कोशिका के संपूर्ण सतह से भोजन ग्रहण कर सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा ऑप्शन दिया है, तो कोई बात नहीं, हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन दिया है, दो विद्युत परिपथों से प्रवाहित धाराओं का अनुपात 1:4 है। यदि उनके प्रतिरोधों का अनुपात 2:1 हो तो उनकी शक्तियों का अनुपात कितना होगा। तो मेरे भाई अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए पहली बात तो शक्ति का फार्मूला क्या होता है, P बराबर V इंटू में I ये होता है। यहाँ पे हमें धाराओं का अनुपात मतलब I1 अपान I2 इजकल टू दिया है 1/4, ठीक है। और प्रतिरोध मतलब R1 अपान R2 इजकल टू दिया है 2:1। ये चीज हमें दे रखा है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला में देखिए V होता है, V इंटू आई होता है। तो हम क्या करेंगे, V को हम लोग बदलेंगे। अब देखिए V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, ठीक। इसे हम लोग आई या फिर आर के फॉर्म में बदल लेते हैं। तो देखिए V बराबर हम लोग ये चीज भी रख सकते हैं, आई आर यही रख लेते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आई। तो P बराबर होगा आई स्क्वायर आर, ये चीज हो जाएगा। अब आई का मान हम यहाँ से रखना स्टार्ट करेंगे। देखिए I1 बराबर मान लीजिए 1 है, I2 बराबर 4 है, R1 बराबर 2 है और R2 बराबर 1 है। तो यहाँ से जब हम मान रखेंगे तो हमसे धारा का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले P1 बराबर चलिए हम लोग रख लेते हैं। P1 बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर 1 इंटू R1। तो आई स्क्वायर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर इंटू R1 कितना है 2 है। तो कुल मिला के P1 बराबर कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब यहाँ पे हम लोग P2 का मान निकालेंगे। तो देखिए I का मान कितना रखेंगे 4, ठीक। तो 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा इंटू R2 की जगह क्या रखेंगे 1। तो बराबर हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा ये 16। और जब इन दोनों का हम लोग अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2×8 = 16 मतलब 1/8। या फिर P1 अपान P2 बराबर कितना आ जाएगा 1/8। या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं P1 अनुपात P2 बराबर 1:8, इतना भी कह सकते हैं। जो कि देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना था, बस ऐसे लिखिए आप यहाँ पे। ये फार्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये फार्मूला मेन फार्मूला है, इसे आप लोग हमेशा याद रखिए। P बराबर क्या होता है, V इंटू में आई, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का आखिरी सवाल है। तो अब यहाँ पे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना इनमें से किसका उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से, भाई ये थोड़ा देखिए क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया है। यहाँ पे और नहीं, यहाँ पे ये से कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन और, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना इनमें से किसका एग्जाम्पल होता है, ये चीज़ हमसे पूछना था। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना किसका उदाहरण होता है। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जब हम लोग अपघटन होता है तो क्या क्या बनता है, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का अपघटन अभिक्रिया होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक प्रकार क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया होता है, ठीक। तो मेरे भाई कैसा लगा आज का क्लास, आपको कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे कल फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।